हेलो इन्वेस्टर्स, आप लोगों का स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में जहाँ पे हम बात करने वाले हैं ऑन द टॉपिक की जापानीज इकोनॉमी में क्या रहा है इस टाइम पे। ये एक एजुकेशनल वीडियो रहने वाली है। काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी ऑन द जापानीज इकोनॉमी, वहाँ पे क्या कुछ हुआ है। काफ़ी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे, काफ़ी चीज़ें ब्रू अप हो रही हैं जो एक इन्वेस्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी इम्पैक्ट लेकर आने वाली है उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मैं हूं हितेश सिंगला। बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर। आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में काफ़ी लोगों को मैं हेल्प करता हूं, तो ज़रूर तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए एंड तक और जानने की कोशिश कीजिए क्या हो रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। काफ़ी पिछले कुछ काफ़ी महीनों से एक काफ़ी मीडिया आर्टिकल्स इसके ऊपर चल रहे हैं कि जापानीज बॉन्ड्स जो हैं वहाँ पे यील्ड्स बढ़ रहे हैं और ये यील्ड्स का स्पिल ओवर इफेक्ट वर्ल्ड ओवर मार्केट को होने वाला है। तो ये एक ग्लोबल रिस्क है, ग्लोबल मार्केट रिस्क है जो हिट कर रहा है मार्केट्स को, और इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम इसको डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जापान की इन्फ्लेशन हिस्ट्री पे। ये चार्ट जो अभी आप देख रहे हैं ये मैंने ट्रेडिंग व्यू से लिया है। आप कुछ 25 साल की इन्फ्लेशन हिस्ट्री को अगर जापान की देखते हैं, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे है ये। तो जापान में एक लो इन्फ्लेशन कंट्री रही है पिछले आखिरी 25 सालों से। आप पूरा चार्ट देखेंगे तो ज़ीरो लेवल को हमने ब्लैक लाइन से मार्क भी किया हुआ है, उससे नीचे ही आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। बहुत ही कम टाइम रहा है जहाँ पे ये ज़ीरो के मार्क को ऊपर रीच किया है। क्योंकि इन्फ्लेशन हमेशा लो रही जापान के अंदर 2000 से लेके। तो जापानीज सेंट्रल बैंक यानी बैंक ऑफ जापान के पास हमेशा ये अपॉर्चुनिटी रही कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को लोअर साइड पे ही रखे, उसको बढ़ाने का उसको कोई मतलब नहीं था। जहाँ पे भी इन्फ्लेशन लोअर रहती है तो आपके पास हमेशा साइकिल, आपका जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है वो आप हमेशा नीचे ही रहता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि इस टाइम पे इन्फ्लेशन इंडिया में लो है, तो इंडियन सेंट्रल बैंक के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को लो कर पा रही है। तो बैंक ऑफ जापान ने भी वही किया। 2000 से लेकर 2024 तक लो इंटरेस्ट रेट साइकिल इनका रहा, बीच में एक छोटा सा गैप छोड़ के। इनफैक्ट ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देखेंगे 2016 से 24 के आसपास तक इनफैक्ट नीचे ही रहा, ज़ीरो से भी, यानी कि उन्होंने नेगेटिव रेट्स पे अपनी इकोनॉमी को रन किया। सो 20 साल में जब बैंक ऑफ जापान ने अपना इंटरेस्ट रेट को नीचे रखा, थ्रू आउट जो नीचे रखने की कोशिश की, तो उसी हिसाब से उसकी जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है, वो भी नीचे आनी शुरू हो गई। सो ये चार्ट वही दिखा रहा है कि 2000 से लेके बॉन्ड यील्ड्स किस तरीके से, जो कि कुछ समवेयर 1.8 के आसपास पे थी, जो कि लेफ्ट साइड पे आपको दिखाई दे रहा है, वो नीचे आनी शुरू हुई और ज़ीरो के लेवल तक ये 2016 के आसपास पहुंच गई, जहाँ जहाँ पे बॉन्ड इंटर बैंक ऑफ जापान ने अपना इंटरेस्ट रेट भी ज़ीरो के आसपास, ज़ीरो से नीचे रखा हुआ था, तो बॉन्ड यील्ड्स भी उस हिसाब से रिएक्ट करके वो नीचे आ गई। इससे हुआ क्या, दो इम्पैक्ट्स हुए। एक तो जो जापानीज इन्वेस्टर था, उसके पास जो पैसा था वो अब अपनी खुद की बॉन्ड मार्केट्स में नहीं लगा पा रहा था, क्योंकि वहाँ पे कुछ अर्निंग उसको नहीं मिल रही थी। तो उसके पास ये था कि वो पैसा वहाँ से मूव आउट होके दूसरी मार्केट्स में, वर्ल्ड ओवर मार्केट्स में जाके लगने लगा। सेकेंडली, इसने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की कि जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं वो येन में बोरो करके और दूसरी करेंसीज के एसेट्स को बाय कर सके, तो वो दूसरे बाकी सारे दुनिया के अंदर इन्वेस्ट कर पा रहे थे। जापानीज इन्वेस्टर जो था वो लार्जेस्ट इन्वेस्टर बन गया इसके कारण। जापान के बाहर एक डेटा जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने रिलीज किया था अप्रैल 2025 में, यूएस ट्रेजरी के बॉन्ड्स का लार्जेस्ट होल्डर है वो जापान। एट 1.13 ट्रिलियन डॉलर्स की उसकी इन्वेस्टमेंट है जापानीज। जो होल्डर है वो यूएस ट्रेजरी में 1.13 ट्रिलियन डॉलर होल्ड करता है इस टाइम पे।
और सडनली चीज़ें चेंज हुई। कोविड के बाद जो जापान जिसने इन्फ्लेशन इतने सालों से विटनेस नहीं की थी, 0% इन्फ्लेशन पे चल रहा था, उसको सडनली ये इन्फ्लेशन 3% से ऊपर जाती हुई दिखाई दी। इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बैंक ऑफ जापान ने भी काउंटर स्टेप्स लेने शुरू किए। तो सबसे पहला काउंटर स्टेप एक कोई भी सेंट्रल बैंक लेता है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करने का। तो बैंक ऑफ जापान ने भी वही किया। तो सबसे पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उसने बढ़ाया वो बढ़ाया मार्च 2024 के अंदर, जहाँ पे उन्होंने पहली बार 0.1% तक इसको रेस किया। फिर इसको 0.25 तक लेकर गए लास्ट वीक ऑफ जुलाई, जुलाई के अंदर 2024 में। अगेन जनवरी 2025 तक ये 0.5% तक उसको रेस कर दिया गया था। और अभी रिसेंटली इस दिसंबर में अगेन इसको रेस किया गया है 0.75 पे। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर जाया जा चुका है। एक चीज और हुई इसके साथ, इन्फ्लेशन तो बढ़ी। इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण जो बॉन्ड जो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट थे वो बैंक ऑफ जापान को बढ़ाने पड़े। बैंक ऑफ जापान ने इसके साथ साथ एक चीज और आई, वो ये रही कि जापान के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया लास्ट मंथ कि 135.4 बिलियन डॉलर का एक स्टिमुलस पैकेज वो लॉन्च करने वाले हैं। ये जो 135 बिलियन डॉलर का पैकेज है वो येन करेंसीज में रफली ट्रांसलेट हो जाता है 21.3 ट्रिलियन का येन का एक पैकेज वो लॉन्च करने वाले हैं। और उन्होंने रीजन ये स्टेट किया, ये पैकेज एम कर रहा है कि इन्फ्लेशन को हम ईज कर पाए, इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो हम एक स्टिमुलस पैकेज देके डिक्रीज करेंगे। अब जो हमारे ऑलरेडी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो चुके थे, जो बेंचमार्क रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, वहीं पे जो और ये न्यूज़ आने के बाद कि एक स्टिमुलस पैकेज और लॉन्च हो रहा है जापान में, इसने बॉन्ड प्राइसेस को, बॉन्ड यील्ड्स को जो है और स्पाइक अप किया और बढ़ाया। जहाँ पे 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड्स अभी लास्ट जो हम मैंने रिकॉर्ड की थी वो 2.2 के आसपास पहुंच गई, और 30 ईयर्स की बॉन्ड यील्ड 30.415 पे पहुंच गई। सो जो ये एक बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव स्टेप लिया गया जापान के प्राइम मिनिस्टर के थ्रू स्टिमुलस पैकेज को अनाउंस करने का, वो एक कभी भी इन्फ्लेशन को नीचे नहीं लेकर आती। एक स्टिमुलस पैकेज कभी भी इन्फ्लेशन को नीचे नहीं लेकर आएगा, वो इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा ही। इसी के कारण एक बॉन्ड यील्ड्स को एक और स्पाइक होने का, एक और जिटरी होने का एक चांस मिल गया। अ, यहाँ पे ये भी समझना ज़रूरी है, जापान एक बहुत ही हाई डेट कंट्री है। यहाँ पे जापान का डेट टू जीडीपी रेशियो 230% है। जहाँ पे 230% का डेट टू जीडीपी रेशियो चल रहा हो, वहाँ पे एक और स्टिमुलस पैकेज लॉन्च करना, यानी कि आप और डेट को बढ़ाने वाले हैं। जीडीपी पे इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा वो पता नहीं है, बट एक आप डेट को और बढ़ाने वाले हैं, तो यहाँ पे डेट मार्केट और ज़्यादा उसको जिटर्स मिलते हैं कि ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है मार्केट के अंदर। ऊपर से सेंट्रल बैंक ने भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया इस स्टेप को, जो पैकेज था, और वो बाइंग, अब जो बॉन्ड बाइंग है उसके लिए वो ओके नहीं थी, जिसने यहाँ पे रिस्क को और फर्दर एलिवेट किया है। इसका इन दोनों का इम्पैक्ट ऐसा रहा, जो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज किया, साथ के साथ ये न्यूज़ आई मार्केट के अंदर कि बॉन्ड यील्ड्स को एक शार्प स्पाइक मिलना शुरू हुआ। और ये शार्प स्पाइक जो हमने लास्ट मैंने अभी बताया कि थोड़ी देर पहले, कि कहाँ तक लेकर गया, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को 2% तक खींच कर ले गया है। 30 साल की बॉन्ड यील्ड्स को 3.415 तक लेकर गया। आप देखिए पूरे साइकिल पे अगर पीछे देखेंगे हिस्ट्री में, इनकी ये लास्ट बॉन्ड यील्ड 2007-8 के आसपास भी 2% के मार्क को ब्रीच नहीं कर पा रही थी। वहाँ पे भी 2% से नीचे ही दिखाई दे रही है हमारे को, जो अभी के टाइम पे 2% से ऊपर जा चुकी है। और 30 ईयर्स का जो बॉन्ड यील्ड है वो 3.4% के आसपास चला गया है। सो एक बहुत ही बड़ा मेजर रिस्क बन रहा है ग्लोबल मार्केट्स के लिए। अब करेंसी पे बात करते हैं, येन के ऊपर कैसे इम्पैक्ट आएगा जो ये इंटरेस्ट रेट हाइक हो रही है।
तो जो नीचे वाला चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये यूनाइटेड स्टेट्स का एक इंटरेस्ट रेट साइकिल है, और वहीं पर बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट साइकिल है। ऊपर वाले पार्ट पे आपको जापान और यूएसडी का एक साइकिल दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे ये इंटरेस्ट रेट गैप जो है, जो कि यूनाइटेड स्टेट का इंटरेस्ट रेट है और जापान का सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट है, अगर इन दोनों के बीच में ये गैप, ये कम होता है, ये येन को स्ट्रेंथन करता है, यानी कि येन इसमें बढ़ता है। और इसी का ही रिवर्स इफेक्ट होता है जब आप ये गैप को बढ़ा देते हैं। तो आप देख सकते हैं चार्ट के अंदर, जहाँ पे 2010-16 के आसपास ये गैप कम हो रहा है, तो येन स्ट्रेंथन हो गया वहाँ पे। और वहीं पे जहाँ पे ये गैप बढ़ता जा रहा है, अगेन बढ़ना शुरू हुआ, तो वहाँ पे येन नीचे आना शुरू हो गया। तो आपको ये यहाँ से काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। पिछले 20 साल के अंदर, जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ऑफ जापान ने लो रखने की कोशिश की, ज़ीरो के आसपास रखने की कोशिश की, उसने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की हुई थी, जहाँ पे आप एक सस्ता जगह से पैसा उठा के एक हाई किसी भी यील्डिंग मार्केट के अंदर, कोई भी यूएस मार्केट हो सकती है, इमर्जिंग मार्केट्स हो सकती है, वहाँ पे जाके आप पैसा उसको इन्वेस्ट कर लें। इसके अंदर दो मेजर कंपोनेंट्स आते हैं। एक तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस कंट्री से आप उठा रहे हैं वहाँ पे कम होना चाहिए। सेकेंड इज, जिस कंट्री में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंट्री के अंदर वो करेंसी को मजबूत रहना पड़ेगा, वो टूटनी नहीं चाहिए। तो अब पहला पार्ट, जहाँ पे जापान की बॉन्ड यील्ड्स या फिर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो गया, तो पहला पार्ट ब्रेक हो गया वहाँ पे। सेकेंडली, जहाँ पे हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट का गैप जैसे ही कम होता जा रहा है, तो येन स्ट्रेंथन हो रहा है। तो हम अगर यूएस मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे येन से, जापानीज मार्केट से पैसा लेके, तो वहाँ पे वो अगेन एक प्रेशर क्रिएट हो गया, क्योंकि वहाँ पे पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि आपका येन स्ट्रेंथन हो रहा है एज कम्पेयर टू यूएस डॉलर। सो ये एक सिचुएशन बन गई जहाँ पे जो एक फेवरेबल कंडीशन पिछले 20 साल से चल रही थी, जो लिक्विडिटी इन्फ्यूजन इस चीज़ के कारण हो रही थी, वो मार्केट में ख़त्म हो गई है अब। तो वहाँ से पैसा वापस कहाँ मूव करेगा? जापान में मूव करने की संभावना क्रिएट कर लेगा, वहाँ पे ज़्यादा पैसा मूव करेगा अब। और जो जापानीज इन्वेस्टर खुद अपनी मार्केट से, अपनी देश से पैसा बाहर निकाल के लगा रहा था, वो अब पैसा वापस मूव करने की कोशिश करेगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारा पैसा अब जापान के अंदर वापस आएगा, यूएस, इमर्जिंग मार्केट्स, कहीं ना कहीं से जहाँ भी वो बाहर की मार्केट में पैसा लगा हुआ था वहाँ से ये मूव करेगा। और इसका प्राइम एग्जांपल था इस साल की स्टार्टिंग के अंदर, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्रेड पॉलिसीज को अनवील किया था, तो उस टाइम पे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे थे, तो जापानीज इन्वेस्टर्स ने यूएस की बॉन्ड यील्ड्स को काफ़ी हिट किया था। ये भी अगर आप एक स्टडी देखना चाहेंगे, तो समवेयर अबाउट मार्च अप्रैल अगर आप देखेंगे, तो बॉन्ड यील्ड्स एकदम नीचे गिरी थी यूएस की, और अगले दिन ही दोबारा से बढ़नी शुरू हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे कैरी ट्रेड अनवाइंड हो रही थी। फाइनली ये समझने की कोशिश करते हैं एज एन इन्वेस्टर, ये कहाँ कहाँ इम्पैक्ट आपको डाल सकता है। मार्केट की लिक्विडिटी जो है वो क्योंकि अगर कैरी ट्रेड अनवाइंड होती हैं, तो वर्ल्ड ओवर रिस्की एसेट से ये पैसा मूव आउट होने के चांसेस बढ़ते हैं, जहाँ पे आपके इक्विटी मार्केट्स, क्रिप्टो करेंसी, ये सारे जो कि बहुत ही रिस्की वॉलेटाइल एसेट्स हैं, यहाँ से पैसा मूव आउट होने के चांसेस बढ़ेंगे। जो बॉन्ड यील्ड्स हैं, क्योंकि बॉन्ड मार्केट से ऐसा नहीं है कि सिर्फ इक्विटी मार्केट ही इम्पैक्ट होगी, क्योंकि बहुत सारा पैसा ये बॉन्ड मार्केट्स में भी लगा हुआ है, चाहे वो आपकी इंडियन मार्केट हो, चाहे वो यूएस की मार्केट हो, वहाँ पे भी बॉन्ड से पैसा निकलेगा। इसलिए जो बॉन्ड यील्ड्स हैं, तो वो थोड़ी एलिवेटेड रहने वाली है, यानी कि वहाँ पे हर मार्केट की बॉन्ड यील्ड बढ़ने वाली है। और गोल्ड एज अ सेफ एसेट क्लास अगेन अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मैंने काफ़ी काफ़ी इन डेप्थ ग्राफ्स के साथ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि कैसे कैसे चीज़ें मूव की हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री, और अभी कहाँ पे इम्पैक्ट आ रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। ज़रूर ये वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो कि इन्वेस्टर है, ताकि उनको मार्केट के रिस्क समझ आए, ग्लोबल मार्केट रिस्क समझ आए, और वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अच्छी तरीके से कर सकें।
थैंक यू।